स्टार्ट स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करूं? हाँ। ओके। तो जो 13 चैप्टर है महासागरीय जल, है ना, क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? तो नहीं, है ना। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए जो है ना आवश्यक, जो है ना आवश्यक जो है घटक है। और पृथ्वी के जीव जो है ना सौभाग्यशाली है कि ये जो है ना एक जलीय ग्रह है ना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पानी, मतलब कि जो पृथ्वी है वो पानी से ही मतलब कि ना ढकी हुई आच्छादित है। इसीलिए जो है ना ये सौभाग्यशाली की जो है ना बात है। अन्यथा हम लोगों का जो है ना अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मतलब कि पृथ्वी पे जो जीव की जो मतलब कि जीव जैसे आया है तो वो पानी के ही कारण आया है ना। तो उन्हीं से जो है ना धीरे धीरे देखो मनुष्य को भी जो है ना शुरुआत होती है ना। तो ना जल हमारे सौरमंडल का जो है ना दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में यंत्र जो है ना कहीं भी जो है जल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं और जो है ना सौरमंडल और वहां पे सूर्य में जो है ना जल नहीं है। केवल जो है ना पृथ्वी पे ही जो है ना मतलब कि जल पाया जा रहा है ना। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पे जल की जो है ना प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को जो है ना नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम बोलते थे, हमारी टीचर लोग सब ऐसे ही पूछती थी कि नीला ग्रह क्या कौन सा होता है, तो हम कहते पृथ्वी है ना। तो वही चीज है। और उसके बाद देखते हैं जलीय चक्र क्या होता है। जल एक जो है ना चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं जो है ना हेलो पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। हेलो। हाँ, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी से आच्छादित है ना। अच्छा। हाँ, 72% जो है ना हमारी पृथ्वी देखो पानी से ही आच्छादित है, इसीलिए वो अ- नीली दिखाई देती है। अच्छा। हाँ, जल ठीक जो है। है ना एक चक्र के रूप में जो है ना महासागर से जो है ना धरातल पे और धरातल से जो है ना महासागर तक जो है ना पहुंचता है। अब कोई आपसे पूछे कि मतलब जल कहाँ से आया, तो आप क्या बोलेंगे ना, धरती से ही तो आया है ना। और धरती से ही जो है ना उसमें समाहित हो जाता है, वही तो उसका चक्रण है ना। तो जलीय चक्र जो है पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर जो है ना वायुमंडल में जल के संचलन की जो है ना व्याख्या करता है। जलीय चक्र जो है ना करोड़ों वर्षों से जो है ना कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जो है ना जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जो है ना जल पृथ्वी पर जो है ना जीवन के अस्तित्व के लिए जो है ना सबसे आवश्यक है। पहला चीज जो मनुष्य को चाहिए, चाहे कोई भी जीव को चाहिए, वो चाहिए मतलब कि वातावरण, ठीक है, वायुमंडल हम लोगों को चाहिए। हम सांस कैसे ले पाएंगे ना, पौधे भी हाँ। जो है वो कैसे अपना श्वास की जो है प्रक्रिया कर पाएंगे यदि श्वास ही नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा ना। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको वायुमंडल चाहिए। और जो वायुमंडल में जो है ना हम अच्छी तरीके से जो है ना अपना जीवन काट सके, उसके लिए क्या चाहिए होगा, हम लोगों को जल चाहिए होगा ना। इसीलिए पृथ्वी पर जल का जो है ना वितरण असमान है ना। देखोगे कि किसी किसी क्षेत्र में ना हेलो काफी जल है। हेलो। हाँ, अंकिता ज्वाइन नहीं हो पा रही है। अच्छा, आ गई आ आ गई गई। है, आ गई आ आ गई। गई। चलो कंग्रेचुलेशन, आप आ गई। वेलकम। देखो वो चली गई, देखो वो आ आएंगी, गई। मुझे लग रहा है क्या ना नेटवर्क कृष्णा, का प्रॉब्लम है। कृष्णा भैया देखो वो हाँ। आ गई। देखो वो चली गई। आएंगे अभी, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, हो सकता हाँ है ना। ठीक है, आप स्टार्ट करिए। है ना। तो कहाँ थी मैं, हाँ, तो पृथ्वी पर जो जल का जो है ना वितरण जो है ना असमान है। देखो किसी किसी क्षेत्र में तो इतना जल है कि पूछो ही मत, किसी क्षेत्र में नहीं भी है ना। तो इसीलिए इसका जो है ना असमान वितरण है। बहुत से क्षेत्रों में जल की जो प्रचुरता है, जबकि जो है ना बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में जो है ना उपलब्ध है ना। अभी जो हम पिपासा देख रहे थे ना, तो उसमें यही तो बताया गया कि किस तरीके से वहाँ जीवन जो है ना कितना मुश्किल है बिना जल के, है ना। जो कि बहुत से क्षेत्रों में ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल व ठोस में जो है ना जल का जो है ना परिसंचरण जो है ना करता है ना। इसका जो है संबंध जो है ना महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जो है ना जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी जो है ना बताया जा रहा है ना। अब देखो 13.1 है, इसमें जो है ना जलीय जो तंत्र है उसको बहुत अच्छे से बताया गया है ना। देखो जैसे भूमि है ना, भूमि के बगल में आप देखेंगे वहां पे जो है ना महासागर है। अब महासागर में क्या है ना, महासागर से जो मतलब कि ऊपर जैसे गर्मी के कारण जो पानी उठ रहा है वो क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है।
वो वाष्पन जो है ना धीरे धीरे जो है ना संघनन होते जा रहा है, और फिर क्या होगा वहां पे जाकर के कहीं जाकर के जो है ना वर्षा कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगा, है ना। वही प्रक्रिया बताई गई है। सेम उसी प्रकार से जहाँ कहीं देखो कोई जो है ना पहाड़ होगा, कहीं जो है ना पर्वत श्रेणी होगी, वहां पे भी क्या होगा ना, बहुत ज्यादा जब जो है गर्मी होगी, है ना, तो वायु अपने आप को जो है ना उठाने की कोशिश करेगी, और जब वायु ऊपर की ओर जाएगी तो उस कारण से भी जो है ना वहां पे वर्षा होगी, और जो है ना उसी का जो है ना वाष्पोत्सर्जन बताया गया। कैसे, देखो पहले पानी ऊपर गया, फिर नीचे बह के आ रहा है, फिर वो जो है महासागरों में जो है ना वहां जाकर के विलीन हो जा रहा है। वही जो एक चक्र है, वही पानी के जो है ना चक्र को बताया गया। अब इसमें बताया गया है ना, इसमें जो है ना आयतन और जो है ना कुल जो है ना उसका प्रतिशत बताया गया है कि महासागर का जो है ना 1370 जो है ना आयतन बताया गया है, 10 लाख घन किलोमीटर। ये तो हमको मतलब उतना नहीं इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये सब जो है ना इतना नहीं वो लोग पूछते हैं ना डीप जा करके, है ना। तो हाँ अब ये जो सारणी बताई गई है, इसमें मतलब हम क्या ही है ना, तो आप जो है ना, हाँ, उसके बाद जो है ना सारणी जो है ना 13.1 में पृथ्वी के धरातल पे जो है ना जल के वितरण को दर्शाती है। पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो है ना जल का जो है ना लगभग जो है ना 71%, 71 से 72 जो परसेंट है, वो जो है ना भाग जो है ना महासागरों में जो है ना पाया जाता है। देखो जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है ना, ये सब कितने मतलब कि बड़े बड़े महासागर है, तो पूरा पानी से घिरी हुई है पृथ्वी तो अपने आप में ही, है ना। शेष जल जो है ना ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिम टोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में जो ना आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में जो है ना संग्रहित है ना। तो देखो ये दो कैटेगरी में करके पानी का बता दिए है ना। धरातल पे गिरने वाला जल का जो है लगभग 59% जो है ना भाग जो महासागरों एवं जो है ना अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा जो है ना वायुमंडल में चला जाता है ना। तो देखो जो महासागर में जैसे पानी गया, वर्षा जो भी हुई है जितनी भी, वो क्या होगा, जैसे ही धरातल पे जो पानी गिरा है किसी भी माध्यम से, क्या वो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते महासागर में जाएगा। वहां पे क्या है, वाष्पीकरण की जो ना प्रक्रिया होती है, जो पानी होता है वो थोड़ा सा देखिए वाष्पोत्सर्जन होकर जैसे हवा में नहीं वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग जो है धरातल पे बहता है, कुछ जो है ना भूमि में जैसे जाता है ना, आपको पता है आप कहीं पे भी जो है ना भूमि में अगर एक मतलब थोड़ा भी एक जो है ना एक गिलास पानी डालेंगे तो आधा पानी जो है ना भूमि पी जाती है और थोड़ा सा अपने ऊपर रख लेती है ना। वही सब इसमें बताया गया। कुछ भाग जो है ना हिंद नदी का रूप भी जो है ना ले लेते हैं, इसी को सब जो है ना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है ना, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है ना। अब देखो पानी की जो मांग है वो ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पानी की तो उतनी ही मात्रा जितनी मतलब पहले थी, जब पृथ्वी की जब स्टार्टिंग हुई जैसे हमारी पृथ्वी, तो 71% जब भी था अभी भी उतना ही है। ऐसा तो नहीं कि अचानक से जो है ना बहुत ज्यादा कम हो गया, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। पॉपुलेशन के साथ साथ यह मांग भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण जो है ना विश्व के विभिन्न भागों में जो है ना स्थानिक एवं जो है ना कालिक दोनों रूपों में जो है ना जल का संकट जो है ना पैदा होता जा रहा है। नदी जल के प्रदूषण ने जो है ना इस संकट को और भी जो है ना अधिक जो है ना बढ़ा दिया। आपको पता होगा जो अभी हम यमुना की बात करें ना, तो पहले जितना दिल्ली का और दिल्ली के आसपास का जो कुछ हरियाणा का जो क्षेत्र था है ना, कुछ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, वो सब का जो है ना जीवन जो है ना मतलब कि जो यमुना की जो पानी है उन्हीं से जो है ना वो अपने कृषि का कार्य भी कर लेते थे, पीने योग्य पानी भी था कुछ समय पहले की हम बात करें। अभी क्या है, वो पानी मतलब कि अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या भूजल पे ज्यादा मतलब ना प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सब जो है ना संकट पैदा करते जा रहे तो हैं बहुत सारी। मतलब हम्म। अभी जो दिल्ली में पानी पीने के लिए आता है ना, हम्म। वो जमुना का ही पानी आता है, बस वाटर वाटर प्लांट में ना हाँ वो वाटर ट्रीटमेंट प्यूरिफायर करके होके आता आता है, हाँ। है। हाँ लेकिन देखो वो कमी तो महसूस हो ही जाती है ना। देखो जो पहले हाँ। कृषि हो रही थी, अब वो तो कृषि नहीं हो पा रही, क्योंकि कौन जाएगा नाले के पानी से कृषि करने, है ना। अब अभी देखो लोग पहले करते हैं, वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं यमुना के किनारे, वो लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो सब्जियां ना करने को जैसे तो करते हैं, हाँ ये तो है। ट्रांसप्लांट नहीं होता, वो खाओगे ना बीमार पड़ जाओगे। हाँ करने को तो देखो हर चीज होता है ना। अभी देखो जितनी मंडियां हैं दिल्ली में, सब मंडी जो है ना गंगा के मतलब कि यमुना के ही पानी से धो करके जो है ना उत्तर प्रदेश और जो है ना ये राजस्थान ये हरियाणा के क्षेत्र में आ रही है, वही सब्जी आ रही है। लेकिन बस ये है कि वो उतने बड़े लेवल पे जो है ना अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना प्रतिबंध लगा देती है इन लोगों के ऊपर। अभी देखो जो इंदिरा गांधी नहर जो आई राजस्थान में,
वो मैप में हम लोगों को दिख रही है कि इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन अभी के टाइम पे आप जाके देखो इतनी पॉल्यूटेड है वो, बहुत ज्यादा। लूनी नदी जो थी राजस्थान में, उसका भी यही हाल है ना। नर्मदा का भी एक समय पे यही हाल हो गया था। तो धीरे धीरे देखो महाराष्ट्र में कितनी झीलें थी, सब ऐसे ही संकट से जो है ना गुजर रही है ना। आप जो है ना जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, यही सब जो है इसमें बताया गया है ना। और जल की गुणवत्ता तो हमारे देश में छोड़ ही दो, इंसान पानी पी ले वही बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ जो है ना काफी जो है ना, मतलब कहने को दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, लेकिन मैं तो देखी हूँ ग्राउंड रियलिटी से, मतलब कि उससे अच्छी जिंदगी जो है ना यूपी बिहार में जो गांव में रह रहे होंगे ना लोग, वो जी रहे हैं। मतलब इतना गंदा पानी है अंकिता, आप बिलीव नहीं करेंगी। मतलब कि जो पानी के जो पाइप होते हैं ना, वो नाली के होकर के आते हैं, मतलब और उसमें मान लो अगर आपका लीकेज है उस पाइप में, तो सोचो आप उसी पानी से सब कार्य कर रहे हैं, मतलब इतनी बेकार हाल है। वही है ना, ना। हम बोलते शहरों का जो चकाचौंध है ना, वो बस ऊपरी से देखने का, वो ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना जाके कुछ नहीं तो एकदम अंकिता, बहुत सिर्फ दिक्कत। जो है ना ये प्रधानमंत्री जितने कार्यालय बने हुए हैं ना, ये जो न्यू दिल्ली हम्म। बन गई है, बस यही अच्छी है, बाकी कुछ अच्छा नहीं है। आप कभी देखो सड़क पे जाकर के अंदर जो है ना बहुत सारी झुग्गियां जो हमारे बनी यहाँ हुई बहुत है। अच्छा सिस्टम, हम लोग कम से कम अपना फ्रेश पानी पीते हैं, खुद का चपानल है, खुद का पानी पियो। ये बाहर वाला सिस्टम ना सही नहीं। यूपी में मैं देखी हूँ पानी के लिए मैं कैसे तरसती थी भाई। वो पानी भी देता था ना वो ये हाँ, पीने के लिए, वो भी इतना गंदा अजीब वाला पानी देता था जो आता था सप्लाई होके, खरीदो वो भी पानी गंदा बहुत ही बुरा आता था। हाल है अंकिता, सच में। नहीं, आप मतलब ना मेरे यहाँ लोग आप मजबूर है। आप मेरे तरफ आएंगी तो आपको पानी सही मिलेगा, क्योंकि मेरे तरफ ना हैंडपंप से ही पानी लोग पीते हैं, अच्छा पानी होता है। दिल्ली अच्छा। में। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेरे गांव में। हाँ अच्छा, वहां की तो बात ही। इधर भी देखो गाँव हम की लोग तो जो बात पानी ही पी रहे मत हैं ना, करो, वो गाँव बहुत ट्यूबवेल अच्छा का आ होता रहा है, था। भूजल का आ रहा है। वो भी देखो भैया भूजल का ही आता है, लेकिन जब आपकी धरती ही नीचे से प्लूटेड होगी ना, तो हम्म। देखो जो यमुना है, यमुना के आसपास की कहीं पे भी आप ट्यूबवेल खोलने जाओगे ना, वहां का जो है ना पानी गंदा ही निकलेगा, कि कहीं आप वो कर लो। तो क्योंकि वो पहले से ही गंदी है, वहां का स्थिति वैसा है। अभी तो साफ हो रही है, कार्य जो है प्रगति पे है अभी। उसके बाद देखते हैं महासागरीय अर्ध स्थल का जो है ना उच्चावच है ना, ये कैसे मतलब कि बताएगी ना। तो महासागर जो है ना पृथ्वी की भारी परत में जो है ना बृहद गर्तों में जो है ना स्थित है ना। क्योंकि गर्त है इसीलिए तो वहां पे जो है ना पानी जमा हुआ पड़ा है ना। इस खंड में हम पृथ्वी के जो है ना महासागरीय बेसिनों की जो है ना प्रकृति एवं उनकी जो है ना भू आकृति का अध्ययन करेंगे। जैसे जो नदी होती है वो कई जो है ना बाद में जाके जो है ना बट जाती है, उसी को जो है ना बेसिन बोल रहे हैं, वो ही जाकर के जो है ना महासागर में जो है ना विलीन हो जाती है ना। महाद्वीपों के विपरीत जो है ना महासागर एक दूसरे में जो है ना इतने स्वाभाविक ढंग से जो है ना विलय हो जाते हैं कि उनका जो है ना सीमांकन करना जो है ना कठिन हो जाता है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये इलाका चाइना का है, ये इलाका हमारा है ना। भूमि का तो फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन जल का नहीं कर सकते हो, है ना। जो है ना भूगोलविदों ने जो है ना पृथ्वी के महासागरीय भाग को जो है ना 4 महासागरों में जो है ना विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं जो है ना आर्कटिक, है ना। अनेक समुद्र खाड़ियों, गल्फ तथा जो है ना अन्य निवेशिकाओं के जो है ना इन 4 बड़े जैसे ना महासागरों के जो है ना ये भाग है ना। महासागरीय अर्धस्थल का प्रमुख जो है ना भाग समुद्र तल के जो है ना नीचे से जो है ना 3 से लेकर के जो है ना 6 किलोमीटर के बीच का जो है ना पाया जाता है। मतलब कि जो महासागरीय अस्थल है और जो है ना समुद्र मतलब कि जो तल है उसके उससे बता रहे हैं ना। महासागरों के जल के नीचे जो है ना नीचे की भूमि अर्थात जो है ना महासागरीय अधस्थल भूमि में पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जो है ना जटिल तथा विभिन्न प्रकार के जो है ना लक्षणों को जो है ना प्रदर्शित करती है ना। एक तो जैसे हम नॉर्मली जो भूखंड की बात करेंगे ना, वो मतलब दूसरा होगा। और जो महासागरियों के जो नितल का जो भाग होगा उसके नीचे जब आप खोदेंगे 3-4 किलोमीटर के लगभग तो वहां की जो भूमि मिलेगी वो उसके जो लक्षण होंगे, उसके जो प्रकार होंगे वो थोड़े से जो है ना डिफरेंट होंगे, मतलब कि वो ज्यादा जटिल होगी, है ना। तो वही सब बता रहे हैं। महासागरों की जो तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ा गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये जो है ना उबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की जो है ना तरह ये लक्षण भी जो ना विवर्तनी की ज्वालामुखी एवं निक्षेपण की जो ना क्रियाओं से बने। जैसे हम भूमि की बात कर रहे थे ना कि ये भूमि कैसी बनी, कुछ स्थल जो है ना कुछ स्थल जो है ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ गर्त बने हुए हैं। तो सेम उसी तरह से जैसे मतलब कि ऊपर हुआ है भूपर्पटी पे, वैसे ही जो है ना महासागर में भी हुआ है, क्योंकि वो भी जो है ना भूपर्पटी का ही भाग है ना।
महासागरीय जो है ना अर्धस्थल का विभाजन जो है ना कैसे किया गया ना, तो महासागरीय अर्धस्थल को जो है ना 4 प्रमुख जो है ना भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय जो है ना सेल्फ, ये क्वेश्चन ना एक बार पूछा गया है, शायद से मेंस का था कि पता नहीं, मुझे ये अच्छे से कंफर्म नहीं हूँ मैं कि मतलब कि जीएस का था, ऐसा ही कुछ नहीं, था। उनको पता होगा महाद्वीपीय अंकिता, किसने पूछा गया था? अंकिता टीवाई देखती रहती है ना। क्या भैया? ये वाला प्रश्न किसने पूछा गया था अंकिता? अरे भैया ये मेरे को याद नहीं है। पी तरंगी एस तरंगी ऐसा पूछा है सिस्टर 2023 वाला पेपर में, मैं उठा के देखी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया। ये वाला बुक पढ़ना हाँ हाँ भूल गई। देता है, मतलब कि ये मैंने देखा है, जब सर पढ़ा रहे थे शायद से ऑप्शनल में बोले थे कि जीएस में, मुझे अभी उतना याद नहीं है लेकिन ये था, है ना। उसके बाद जो है ना महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा जो है ना चौथे को जो है ना महासागरीय गंभीर के रूप में जो है ना बांटा गया है ना। इस जो विभाजन के अतिरिक्त जो है ना महासागरीय तली पर कुछ जो है ना बड़े तथा छोटे उच्चावत संबंधी जो है ना लक्षण पाए जाते हैं ना। हम जब देख रहे थे ना कि जैसे भूपरपट्टी का कैसे निर्माण हुआ है, तो उसमें भी हम देख रहे थे ना कि कुछ जो नितल होते हैं वो ऊंचे होते हैं, कुछ जो है ना थोड़े गहरे होते हैं ना, कुछ छोटे होते हैं। इस प्रकार का हमने जब भी देखा था, जैसे जो है ना कटक, है ना, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निगमन, द्वीप तथा जो है ना खाइया व जो है ना खड्ड भी जो है ना स्थापित होते हैं, मतलब वहाँ पे जो है ना ये सब चीजें भी पाई जाती है ना। महाद्वीपीय जो है ना सेल्फ की बात करेंगे ना, तो ये जो है ना प्रत्येक महाद्वीप का जो है ना विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत जो है ना उथले समुद्र तथा जो है खाड़ियों से घिरा हुआ होता है, मतलब कि थोड़ा जो है ना काफी बड़ा सा जैसे भूभाग होगा, और जो है ना उथले समुद्र जो होंगे ना, जैसे थोड़ा उछला हुआ जैसे होता है, और जो है ना खाड़ियों के ओर से जो है ना घिरा हुआ आपको जो है ना ये मिल जाएगा। ये महासागर का जो है ना सबसे उछला भाग होता है, जिनकी जो है ना औसत प्रवणता जो है ना 1 डिग्री या उससे भी जो है ना कम होती है। ये सेल्फ जो है ना अत्यंत जो है ना तीव्र ढाल पर जो है ना समाप्त होते हैं, मतलब काफी तीव्र जो है ना इनकी ढाल होती है, वहीं पे जाकर के ये जो है ना फिनिश होते हैं, जिसे ही जो है ना सेल्फ अवकाश भी जो है ना कहा जाता है ना। उसी को ये बता रहे, देखो नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से होता है। उसके बाद बोल रहे हैं महाद्वीपीय शेल्फों की जो चौड़ाई एवं महासागर से ना दूसरे महासागर से में जो है ना भिन्न होगी, मतलब कि महासागर से दूसरे महासागर में जो है ना उनकी जो चौड़ाई होगी वो भिन्न होगी ना। महाद्वीपीय शेल्फों की औसत जो है ना ऊंचाई, औसत चौड़ाई जो है ना 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ जो है ना सेल्फ नहीं होते, अथवा जो है ना अत्यंत जो है ना संकीर्ण होते हैं, मतलब कुछ जो है ना बहुत पतले होते हैं, कहीं कहीं पे जो है ना ये भी नहीं मिलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ये मिले। जैसा कि जो है ना चिली के तट तथा जो है ना सुमात्रा के पश्चिमी तट पर जो है ना ये जो है ना इत्यादि पर आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके विपरीत जो है ना आर्कटिक महासागर में जो है ना साइबेरियन सेल्फ विश्व में जो है ना सबसे बड़ा, जिसकी चौड़ाई जो है ना लगभग जो है 1500 किलोमीटर है। अब कभी मतलब कि पूछ ही सकते हैं कि सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो वो आर्कटिक जो महासागर है वहां पे जो एक साइबेरियन जो है ना सेल्फ है, सबसे बड़ा जो है ना इसका क्षेत्र है। सेल्फ की जो गहराई होती है ना वो भी जो है ना भिन्न भिन्न होती है, कुछ क्षेत्रों में ये जो है ना 30 मीटर है, और कुछ क्षेत्रों में ये जो है ना 600 मीटर भी की जो है ना गहराई भी मिल जाएगी। आप सोचो 600 मीटर जैसे मतलब कि ऐसे खड़ी जैसी होगी, तो मतलब कि कितना वो वैसा होगा वहां का जो स्थल होगा, है ना। महाद्वीपीय शेल्फों पर जो है ना अवसादों की मोटाई भी जो है ना अलग अलग होती है। ये अवसाद जो है ना भूमि से नदियों, हिम नदियों तथा पवन द्वारा जो है ना लाए जाते हैं ना। तो वही जैसे अवसाद है, सेडिमेंट्स है, वो जैसे पानी आता गया वैसे वैसे जो है ना वहां पे जो है ना जमा जो है ना होते गए ना। और तरंगों तथा धाराओं द्वारा जो है ना वितरित किए जाते हैं, कि अलग अलग बट जाते हैं आपस में, जैसे जैसे जिस दिशा में जैसे पवन होगी या जिस दिशा में जो है ना तरंग बह रही होगी उसी हिसाब से। महाद्वीपीय शेल्फों पे जो है ना लंबे समय तक प्राप्त स्थूल जो है ना तलछटी अवसाद जो है ना जीवाश्मी ईंधन के जो है ना स्रोत बनते हैं। तो कुछ समय बाद जो है ना ये जीवाश्म ईंधन के भी जो है ना स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे ना बहुत अधिक संख्या में जैसे जैसे सेडिमेंट जैसे सेट हो जाएगा वहां पे, तो कुछ समय बाद क्या है वो बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन हाँ स्रोत बन सकते हैं ना। उसके बाद बोल रहे हैं महाद्वीपीय ढाल क्या होता है ना। तो महाद्वीपीय जो ढाल होता है महासागरीय का जो है ना बेसिनों और जो है ना महाद्वीपीय शेल्फों को जो है ना जोड़ती है। तो ये जो सेल्फ होगा और जो बेसिन होगा उन दोनों को आपस में जोड़ेगी। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां जो है ना महाद्वीपीय शेल्फ की जो तली तीव्र ढाल में जो है ना परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना
महाद्वीपीय जो किनारा है इस चित्र में जो है ना बताया गया है कि जो है ना महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पे है। देखो जहाँ से खड़ी मतलब कि चढ़ाई जैसा जो सीन हो रहा है ना उसके जस्ट ऊपर जो है ना महाद्वीपीय जो है शेल्फ है और वहीं पे ये सब जो है ना बताया गया है। जहाँ से मतलब कि ये आपस में इसको जोड़ रहे हैं ना वहीं पे जो है ना इसको बता रहे हैं ये लोग, है ना। ढाल वाले जो है ना प्रदेश की प्रवणता जो होती है ना वो 2 से लेकर के जो है ना 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई जो होगी ना 200 मीटर एवं जो है ना 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को जो ना इंगित करता है। मतलब कि जो ढाल होगा उसका किनारा ही मतलब कि डिसाइड करेगा कि ये जो महाद्वीप है अभी समाप्त होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, मतलब उसी को देख के बता सकते हैं। इसी प्रदेश में जो है ना कैनियन यानी जो है ना गंभीर खड एवं जो है ना खाइया दिखाई देते हैं। अब सोचो ये खाइया अगर जैसे आप कोई तैराक जाए वहां पे तो वो तो उसी में जैसे समाहित हो जाए ना, उसका तो बचना ही मुश्किल हो जाए। तो देखिए जो जो ये सब लोग होते हैं जो इसमें जाते हैं उन सबको इनका ज्ञान होता होगा कहाँ पे ये मिलता होगा, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं कि गंभीर जो है ना सागरीय मैदान क्या होता है। गंभीर जो है ना सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले जो है ना क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे बहुत कम जो है ना ढाल मिलेगी, वहीं पे जो है ना ये मिलेंगे। ये विश्व के जो है ना सबसे चिकने तथा जो है ना सबसे सपाट जो है ना भाग है। इनकी गहराई जो है ना 3000 से लेकर के 4 मतलब कि 6000 मीटर के जो है ना बीच होती है। ये मैदान जो है ना महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृतिका एवं जो है ना गाद से जो है ना ढके होते हैं। देखो जो गाद होता है ना वो वैसे भी मतलब कि चिकना होता है। कहीं पे देखो कोई भी नदी का जो किनारा होगा जैसे वहां पे गाद जैसे इकट्ठा हो जाए वो अपने आप में ही एक जो है ना मतलब कि चिकना कर देता है, वहां पे जाना मतलब फिसलन हो जाती है। तो वो ऐसे ही जहाँ पे मतलब कि जहाँ मंद ढाल होगी जहाँ पानी काफी समय तक वहीं पे एक स्थान पे रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक जो है ना वहाँ पे जैसे अवसाद आए वहां पे उसको जो है ना चिकना कर देगा। जैसे काई वाई भी यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकती है। उसके बाद बोल रहे हैं महासागरीय गर्त, है ना। ये क्या होता है, ये महासागरों के जो है ना सबसे गहरे जो है ना भाग होते हैं। ये गर्त जो होते हैं ना अपेक्षाकृत जो है ना खड़े किनारों वाले जो है ना संकीर्ण बेसिन जो है ना होते हैं। मतलब कि खड़े एकदम से जो है ना इनके किनारे होंगे एकदम से, है ना। अपने जो है ना चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा से ये 3 से लेकर के जो है ना 5 किलोमीटर तक जो है ना गहरे होंगे। मतलब कि एक जो देखो महासागर की तली है ना उससे भी ये जो है ना 3 से लेकर के जो है ना 5 किलोमीटर नीचे आएंगे। अब सोचो 5 किलोमीटर बहुत होता है ना। इतना नीचे अगर गहरा है तो बहुत ही मतलब कि गर्त बना हुआ है एकदम आगे तक, है ना। ये महाद्वीपीय ढाल के जो है ना आधार तथा द्वीपीय चापों के पास जो है ना स्थित होते हैं एवं जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी तथा जो है ना प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभार जो है ना ज्वालामुखी या जैसे प्लेट आपस में जैसे टकरा रही है तो भूकंप वगैरह भी जो है ना वहाँ पे आपको मिल सके, है ना। यही कारण है कि यहाँ जो है ना प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक जो है ना लगभग 57 घाटों को जो है ना खोजा गया है जिनमें से जो है ना मतलब कि 32 प्रशांत महासागर में। क्योंकि प्रशांत महासागर देखो सबसे गहरा मतलब कि और सबसे बड़ा भी मतलब कि कह लो कि मतलब महासागर है। और सोचो उसका जो नितल होगा वो काफी नीचे होगा और उसके नितल से भी मतलब 5-6 किलोमीटर चले जाओ तो काफी मतलब यहाँ पे जो है ना 32 मिले हैं। और जो है ना 19 जो है ना अटलांटिक जो महासागर है वहां पे मिले हैं। और 6 जो है मतलब कि जो हमारे महासागर है हिंद महासागर वहां से भी मिला है। तो ये मतलब कि उतना गहरा नहीं है हिंद महासागर, फिर भी देखो वहां से मिला है 6, है। उच्चावच की जो है ना लघु आकृतियां जो है ना कहाँ पे मिल सकते हैं उसको बताएं। ऊपर बताए गए हैं महासागरीय अर्धस्थल के प्रमुख जो है ना उच्चावचों के जो है ना अतिरिक्त कुछ जो है ना लघु किंतु जो है ना महत्वपूर्ण आकृतियां जो है ना महासागरों के विभिन्न भागों में जो है ना प्रमुखता में जो से जो है ना पाई जाती है। मतलब कि बहुत सा आकृतियां वहां पे जो है ना बनी होगी वहीं पे ये सब जो है ना मिलते हैं तो उसी को ये बोल रहे हैं। अब उसी में बोल रहे हैं मध्य महासागरीय कटक क्या होता है ना। तो एक मध्य महासागरीय कटक जो होता है ना पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। जैसे 2 पर्वत है वहीं पे जैसे वो बने होंगे वहीं पे उनकी आकृति होगी उन्हीं के बीच जो है ना बना रहता है जो एक जो है ना विशाल अवनमन द्वारा जो है ना अलग किए जाते हैं मतलब किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की जो है ना ऊंचाई जो होगी ना वो 250 मीटर तक जो है ना हो सकती है। इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी जो है ना पहुंच सकती है। और सोचो मतलब समुद्र के मतलब के अंदर ही जो है ना एक जो है ना बड़ा जो है ना पर्वत बन रहा है और उसकी जो चोटी होगी वो ऊपर तक भी हम जो है ना आराम से देख सकते हैं। किसी को लगेगा शायद ये द्वीप है लेकिन वो द्वीप नहीं है वो पर्वत है।
हो सकता है मतलब कि कोई वहां पे जाए तो किसी को लग सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्स नहीं आ हाँ रहा हाँ, समझ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। है। ओके, सोचो भैया आप जाओ है ना घूमने के लिए है ना समुद्र में, और देखो वहां पे आप सोचो कि द्वीप है और वो नीचे निकले एकदम पहाड़, ऐसा ही स्थिति ऐसा हो होता है। जाएगा। मैं बताऊं ऐसा कैसे होता है। हम्म जैसे कि क्या है कि जैसे कि अब इंदिरा पॉइंट देखो डूब गया ना जहाँ। अब वो नीचे जाओगे द्वीप है वो, मान लो अब नीचे तो बड़ा उसका उसका जो मतलब बेस होगा वो तो बड़ा होगा ना वो। हम्म। तो अभी श्रीलंका है, श्रीलंका है, बाद में ये श्रीलंका जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाएगा श्रीलंका डूब जाएगा। तो क्या हम्म। दूर से तो द्वीप दिखाई देगा, अंदर से तो बड़ा प्लेट बड़ा बड़ा है भाई वो। हाँ हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। होएगा ये, टेंशन मत लो बस। 21वीं सदी तक इंतजार करो। नहीं तब तो मैं चली जाऊंगी उससे पहले ही। नहीं तो हमारे अच्छा, जनरेशन में होंगे ना, हम उसको पिन करके रख देंगे घर में। इसका जो है ना उदाहरण हमको जो है ना आइसलैंड है, जो है ना मध्य अटलांटिक कटक का जो है ना एक भाग है। तो ये जो आइसलैंड है ये भी जो है ना एक द्वीप बन गया बाद में, है ना, ये भी जो होगा ना एक पर्वत ही होगा, लेकिन ये बाद में द्वीप बन गया। अब देखते हैं जो समुद्री टीला किसे कहते हैं ना, तो ये जो है ना नुकीले शिखरों वाला जो है ना एक पर्वत है जो समुद्री तली से जो है ना ऊपर की ओर जो है ना उठता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता है। बेचारा थोड़ा सा स्लो रह जाता है, उतना हाइट नहीं पहुंचा पाता है अपना। तो जो होता है ना महासागरों की सतह को तो नहीं टच कर पाता, लेकिन उसके कुछ ही जो है ना नीचे की ओर जो है ना ये रहता है। समुद्री टीले जो है ना ज्वालामुखी के द्वारा जो है ना उत्पन्न होते हैं। अब वही जो है ना ज्वालामुखी उठेगा तो उसके साथ जितना भी पदार्थ निकलेगा वही जमा होते 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 ना इतना बन जाता है ना। ये जो है ना 3000 से लेकर के जो है ना 4500 जो है ना मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर है ना समुद्री टीला जो है ना जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का जो है ना विस्तार है, इसका जो है ना एक अच्छा उदाहरण है। तो देखो जो अमेरिका का जो 50वां जो राज्य है वही ये है द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह। तो वो भी जो है ना ऐसे ही टीलों से जो है ना उसका निर्माण हुआ है। जितने हम्म भी देखो मतलब कि हवाई जहाज सब आते हैं ना इधर ही मतलब कि जाते हैं, पहले अमेरिका के ना इधर ही जाते हैं, एयरपोर्ट है उधर अच्छा सा। अब देखते हैं सबसे जो है ना सपाट जलमग्न कैनियन है ना, ये क्या होता है। ये जो है ना गहरी जो है ना घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना में जो है ना कोलोराडो है ना नदी की जो है ग्रेट कैनियन से जो है ना की जाती है। इसकी तुलना जो है ना कोलोराडो जो नदी है उसकी जो है ना तुलना की जाती है जो उत्तरी अमेरिका में है ना। कई बार जो है ना ये बड़ी नदियों के मुहाने के से जो है ना आगे की ओर विस्तृत होकर जो है ना महासागरीय जो है ना शेल्फ व ढालों को जो है ना आर पार जो है ना काटती नजर आती है। मतलब ऐसा लग सकता है क्योंकि ये उनकी नदियों के जो है ना बड़े जो मुहाने होते हैं वहीं पे जो ना स्थित होती, तो ऐसे लग सकता है कि आपस में जो है ना महाद्वीप को उसको जो है ना आपस में काट रही है ढाल को, है ना। हडसन कैनियन विश्व का जो है ना सबसे जो है ना अधिक जो है ना जाना माना कैनियन है। तो हडसन वे हम देखे थे ना, हडसन कैनियन विश्व हाँ जो है ना उसमें देखे हाँ। थे हम। तो ये उसी के सबका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रखेंगे ना याद करने हम्म के लिए। उसके बाद जो है ना निमग्न जो है ना द्वीप, अब ये कौन से होते हैं, ये जो है ना चपटे शिखर वाले जो है ना समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जो है ना जलमग्न पर्वतों के बनने की जो है ना अवस्थाएं जो है ना क्रमिक अवतलन के जो है ना साक्ष्य द्वारा जो है ना प्रदर्शित होती है। अकेले प्रशांत महासागर में जो है ना अनुमानित जो है ना 10,000 से अधिक जो है ना समुद्री टीले एवं जो है ना निमग्न जो है ना द्वीप उपस्थित है ना। तो जो मतलब कि छोटे छोटे द्वीप द्वीप हैं वो मतलब कि उसमें जल में जो है ना जैसे समाहित हो गए हैं, तो उसी को ये मतलब कि बोल रहे क्योंकि अब वो जो है ना निमग्न हो गए, पानी में मिल चुके हैं। अब जो है ना हाँ प्रवाल द्वीप। हम्म। हाँ, वो जलमग्न हो गए ना। हाँ बिल्कुल वो जल मग्न हो गए, अब है ना प्रवाल द्वीप। अंकिता, निमग्न उसी को बोलते हैं ना। निमग्न मतलब मेरे को लगता है ना कि बाहर निकलना होता है, और मग्न अगर लिखा रहता है ना जलमग्न। कंफर्म करके देखो गूगल पे।
कंफर्म नहीं हूँ, मतलब हिंदी थोड़ा ना, इंग्लिश नहीं लिखी है ना इसमें, थोड़ा भी समझ में नहीं नहीं आता। बने, मेरे को लग रहा है ना कि वो मग्न नहीं हुए हैं। बाकी अंकिता ही बता सकती हैं। क्या बोलते हैं वो जब केबीसी खिलवाते हैं डूबा तो हुआ वो बोलते हैं भैया उसी को। निमग्न को हम्म। देख ली हो? हम्म। देख ठीक के है। ही बताइए, क्योंकि मैं खुद ही कंफर्म नहीं थी। अच्छा हाँ, ये वो जब केबीसी खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं एक्सपर्ट की लॉक मदद किया लेना जाए। चाहूंगा, एक्सपर्ट की हाँ। मदद लेना चाहूंगा। तो अंकिता को हाँ। मैं एक्सपर्ट की तरह इनवाइट करना चाहता हूँ। बताइए महाराज। महाराज नहीं, महारानी। महाराज। आज जो है ना उनके साइड से इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, और जो है ना उनका जो है ना गला भी दर्द कर रहा है काफी। अच्छा हम्म। ठीक है, आगे पढ़िए प्रभात देव। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ दो, तब तक मैं नहीं पानी पढ़ो, पी अगर के। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप पढ़ दो। अब कह रहा है ना प्रवाल द्वीप, है ना? तो प्रवाल द्वीप जो होता है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप है ना। प्रवाल भित्ति से युक्त होते हैं ये प्रवाल द्वीप जो है, इसका निर्माण करते हैं ना, जो कि गहरे अवनमन के चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। यह समुद्र का है ना एक भाग हो सकता है। अनूप मतलब छोटा सा, मतलब ये ना समुद्र का एक छोटा सा भाग हो सकता है। या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। मतलब या तो साफ होगा या तो खारे, जो पानी का जल होता है ना, पानी होता है उसको घेरे रहता है ना चारों तरफ से। अब देखेंगे महासागरीय जल का तापमान। तो महासागरीय जल का तापमान जो है ना, इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की मतलब तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। जो है, जो मतलब महासागर जो तापमान है उसकी ना, उसकी ऊर्ध्वाधर के भिन्नता, जो मतलब तापमान का अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है कि जो है महासागरीय जल भूमि की तरह ना सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल के तुलना में जल के तापमान व शीतलन की प्रक्रिया ना धीमी होती है। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कि स्थल की तुलना में जो है जल बहुत ही धीमे गर्म होते हैं और धीमे ठंडा भी होते हैं। अब देखेंगे तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, जिसमें बताया गया कि महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है ना, पहला है अक्षांश, दूसरा है स्थल एवं जो है जल का आगमन, क्या नाम है, स्थल एवं जल का जो है ना आसमान वितरण, तीसरा है सना सनातन पवने ना, और चौथा, हाँ सनातन पवने, और चौथा है ना महासागरीय धाराएं। तो पहला है अक्षांश है ना, अक्षांश जो है क्या होता है कि ध्रुव की ओर ना प्रवेशी जो सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल। पूछा कि कौन कौन से कारक मतलब तापमान वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ अंकिता बताओ, मेरे को ये ना थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, आप बताओ। अच्छा, हाँ बताओ। अच्छा, निमग्न का मतलब क्या होता है? निमग्न का का मतलब क्या सिस्टर? निमग्न का मतलब क्या होगा? आप लोग का आवाज क्लियर नहीं आ रहा, क्या बोल रहे? हेलो। हेलो, हाँ हाँ। आप लोग का आवाज नहीं हम आ जो रहा है ना सिस्टर। द्वीप देख रहे थे ना, उसमें निमग्न का क्या मतलब होगा? निमग्न द्वीप। अच्छा, मैं लिख देती हूँ। मेरे पास तरफ ना मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, ये नहीं सुन पा रहा। अच्छा, निमग्न का मतलब कुछ नहीं है। अच्छा, निमग्न मतलब क्या?
निमग्न जो होता है ना वो ऐसे द्वीप होते हैं जो मतलब ना समतल होते हैं, लेकिन वो ना पानी के अंदर मतलब जल के अंदर ना वो समाहित हो जाते हैं, जल के अंदर ना डूब जाते हैं, लेकिन वो प्लेन होते हैं। ऐसे तल को जो ना निमग्न द्वीप बोलते हैं। और ये इसकी जो रुकिए संख्या है ना हाँ प्रशांत महासागर में अनुमानता जो है ना लगभग 10,000 से भी ज्यादा जो है निमग्न जो है आइसलैंड है। क्षेत्र है। हाँ यही तो मैं बता रही थी ना कि डूबे हुए। हाँ, हाँ। हमको आगे लगता है कंटिन्यू ना, करो, अंकिता कंटिन्यू करो। अरे आप लोग को पता नहीं आवाज मेरे तरफ प्रॉब्लम है, आप लोग का दिक्कत नहीं है। अच्छा हमारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? और सिस्टर पता कट रहा है आवाज मेरा, आप लोगों में, अच्छा मेरे में तो है, आप लोग में नहीं है। लेकिन आपका आवाज एकदम सही आ रहा है हम लोगों को। हाँ तो आप लोग का नेटवर्क ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग बोला अच्छा से नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। मैं पता है बीच में मैं चली गई थी, मेरी क्लास यहाँ पे ऑन था, बस मेरे घर तुरंत मेहमान आए, मेरा गेट खटखटाने लगे। मैं निकल के देखी तो हमको बहुत गुस्सा आता है सिस्टर, बीच क्लास में ना मेरा मम्मी घर पर नहीं रहती है, मेरा दिमाग का दही बना देते हैं ये लोग। कोई बात नहीं अंकिता, कोई बात नहीं। अरे यार तो कोई आ जाता है नहीं तो माइंड कहाँ से कहाँ हो जाता है, उसको कुर्सी दो पानी दो ये करने लग जाओ, दिमाग ले आ जाता है। हेलो हेलो हेलो, देखो तो बताता हूँ, ठीक है। मैं तापमान जो करने है जा ना, रही हूँ, करने जा रही हूँ, मेरा अगर आवाज आ रहा हो तो मैं कर रही हूँ भैया, मैं तभी हाँ आज हाँ ठीक बताएंगे है, ना दिन में ना अभी मैं हाँ बताऊँ। तब आवाज आ रहा है, करो। हाँ हाँ तो कट कट के आ रहा है मगर ना कट रहा है, मगर हम समझ पा रहे हैं, आप बोले कि स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, हम करेंगे, छोड़िए आप। हाँ तो तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण, जैसे अक्षांश की लैटिट्यूड की बात करते हैं ना, ध्रुवों की ओर प्रवेशी सूर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। इसमें बोलना ये चाह रहे हैं ना कि जैसे ध्रुवों की ओर हम प्रवेश है ना, प्रवेश जो भी सूर्य जो विकिरण है जो ध्रुवों की ओर प्रवेश करती है की मात्रा अगर घटने के कारण क्या हो जाता है, अगर उनकी मात्रा घटती है तो महासागरों की सतह में जल का तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर घटते चला जाता है, जैसे विषुववृत्त से अधिक रहता है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो घटता चला जाता है। कहने का मतलब इसका यही है। अब स्थल एवं जल का असमान वितरण, जैसे उत्तरी गोलार्ध के महासागर है ना दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ये पूछ सकता है ना, जो उत्तरी गोलार्ध के जो महासागर ना दक्षिणी गोलार्ध के मामले से मतलब अपेक्षा स्थल में बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवने, जैसे स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणामस्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है और परिणामस्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवने गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब महासागरीय धाराओं की बात करेंगे ना, कौन कौन सी महासागरीय धाराएं होती हैं। जैसे गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे ये क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जैसे कि गर्म जो महासागरीय जो धाराएं हैं ठीक है वो ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाएंगी, जैसे कि गर्म महासागर धाराएं हैं ना आएंगी ठीक है, अगर इनके क्षेत्र में आएंगी तो जैसे ठंडे से गर्म का मिलेगा तो हम देखते हैं जब ठंडा पानी और गर्म पानी कम भी रहेगा ना तो वो ठंडा पानी का मतलब उसको ज्यादा ये कर लेता है, उसके बाद बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्र में तापमान को घटा देती है। तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना, एकदम बिल्कुल रख लेना कि जैसे गर्म महासागरीय धाराएं, जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्म महासागर आएगी ठंडी क्षेत्रों में आएगा तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा उसकी मतलब, तो वो मगर ये बढ़ा देता है, जबकि ठंडी गर्म धारा जैसे ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्र में तापमान को घटा देती है। अब गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्रोडोर की जो धारा है ना वो ठंडी धारा है ठीक है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानीय रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा कम होता है। अब हम बात करेंगे तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। जैसे महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो उसका तापमान कैसे
घटेगा, है ना। पार्श्वचित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी पर्वतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर के नीचे प्रारंभ होती है एवं कई सौ मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, तापमान में जो है ना तीव्र तेजी से गिरावट आएगी, तो ऐसे क्षेत्र को हम ताप प्रवणता कहेंगे। अब यहाँ देखो ताप प्रवणता वाला कितने अच्छे से बताया है। देखो यहाँ पे 500, देखो जैसे जैसे ये तापमान जैसे जैसे ये नीचे आएगा, है ना, आरोही क्रम इसी को बोलते हैं ना, ऊपर से मतलब क्या बोलते हैं, आरोही मतलब ज्यादा से कम होते हैं, आरोही मतलब कम से, और जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब। तो ये चीज देखो आप कैसे कम से 500 से 1000 धीरे धीरे गहराई में चला जाता जा रहा है ना, और वैसे से क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे समुद्र में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पहली परत में गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित रहती है। हाँ, ये चीज है ना, ये कर लेना। उसके बाद जबकि मध्य अक्षांशों में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है और दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता परत कहा जाता है पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, वो जैसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरा परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक द्वीपों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यह ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। गंभीर मतलब क्या होता है, गंभीर नहीं, गंभीर मतलब गर्भ के भीतर, मतलब गर्भ के भीतर गंभीर, बताइए, मैं पूछ रही हूँ आपसे। हाँ वही होता है मित्र। अच्छा, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान है ना लगभग मतलब 27 डिग्री होता है। ये पूर्वी से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता है ना। जैसे हम यहाँ बात करेंगे ना, तो महासागर की सतह के जल का औसत तापमान कितना होता है, लगभग 27 डिग्री होता है। ये विषुवत वृत्त से जब ध्रुवों की ओर है ना मतलब जाएगा ना, जैसे विषुवत वृत्त ऊपर की ओर जैसे जाएगा ना, है ना, चाहे ध्रुवों की ओर, तो क्या हो जाएगा ना, उसका मतलब तापमान कम होता जाएगा और बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रतिशत अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री से तथा ध्रुव के नजदीक 0 डिग्री से होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है ना। तो देखो जैसे उत्तरी गोलार्ध हम लोग कारण देखे ना, क्योंकि वहाँ के जो भी बड़े बड़े महासागर है ना, और वो मतलब उनका स्थल भी काफी बड़ा बड़ा है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इसके कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री से 16 डिग्री के आसपास होता है। ये भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र 12.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक प्रारूप को दिखाया गया। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है। महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और ये उष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारिषित होती है। परिणामस्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती। ठीक है, 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तो उसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। ठीक है, तो हम देखें अब यहाँ पे आप देखो मानचित्र महासागरों की सतह के तापमान का स्थानिक प्रतिरूप कैसे बढ़ता है कैसे घटता है ना। तो ऊपर का देखो, उसमें घटता बढ़ता हर जगह दिखाया है। अब महासागरीय जल की लवणता के बारे में हम बात करेंगे। चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों को प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले जरूर होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। मतलब लवणता शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिसका उपयोग जो समुद्री जल है ना घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए इसका परिकलन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग का प्रतिशत पीपीटी के रूप में किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा मतलब माना जाता है, ये सबसे उच्च सीमा। उसके बाद महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, जैसे महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण वर्षण पर निर्भर करती है। मतलब अगर
कोई भी महासागर है ना, ठीक है, उसका अगर हम देखेंगे लवणता किस पे डिपेंड करती है, वाष्पीकरण और वर्षण पे, कि उसका वाष्पीकरण वहाँ के जल का कितना हो रहा है और वहाँ वर्षा पे कितना जल आ रहा है, ठीक है। फिर वाष्पीकरण होगा, पता चलेगा वहाँ पे क्यों वर्षण हो ही नहीं रहा, ऊपर से पानी आ ही नहीं रहा है ना, चाहे नदियों के थ्रू आ ही नहीं रहा, उसमें फिर ठंडा पानी मतलब कि मीठे जल का पानी जाएगा नहीं, तो पानी खारा खारा ही रहेगा ना। समुद्र का पानी एक ही जगह जमा रहता, वो बाहर निकलता नहीं, रहता नहीं है ना, तो मीठा कैसे हो सकता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तटीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने में पिघलने की क्रिया से प्रभावित होता है। वही चीज मतलब मैं बताई कि जैसे कि एक तो हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हो कि फर्स्ट में तो महासागरीय सतह के जल की लवणता मुख्यतः मतलब वाष्पीकरण एक वर्षन लिखोगे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, मतलब नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल, उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करते हैं, है ना। फोर में महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है, जो महासागरीय धाराएं होती है वो। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र जैसे मृत सागर में बताया गया है ना, एक बताया गया टर्की की वॉन झील, ग्रेट साल्ट झील है। अब हम बात करेंगे लवणता का क्षैतिज वितरण के बारे में बात करेंगे। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 30 है ना, 33% से 37% के बीच होता है ना, ये बताइए। उसके चारों तरफ स्थल से लाल सागर में ये 41% है ना। तो सबसे अधिक अगर ये यहाँ से पूछा है कि सबसे अधिक लवणता, इसमें मतलब दिया था 4 ऑप्शन, सबसे अधिक कहाँ पे लवणता होगी, तो वो मृत सागर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियरली बताया गया। क्योंकि के द्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 डिग्री के बीच जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्र में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, वहाँ की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का जो भी पिघला हुआ जो जल होता है ना, वहां पे पहुंच जाता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के तक यह 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है। उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता मतलब पाई जाती है। हाँ, एक मिनट में बता रही हूँ। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद है ना, उच्च अक्षांश में उत्तरी सागर में, जैसे नॉर्थ सी है ना, नॉर्थ सी से पूछा है मैपिंग वाला पिछले साल, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए जो भी उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह उसके द्वारा जो लवणीय जल लाया जाता है ना, उसके अधिक से देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जल है एक ही जगह एकत्रित रहेगा तो उससे उसमें लवणता बढ़ जाएगी। अगर अगल बगल के जो भी है ना, क्या बोलते हैं, नदियां जिनमें लवणीय जल पाया जाता है, देखिए खारे झील, मतलब हमने बात करते हैं कि खारे झील है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाता है। अगर उसका पानी भी मतलब मिश्रित होगा वहां पे, तो क्या होगा, वहां की भी जो जल होगी ना, तो वो भी खारी हो जाएगी। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है, बाल्टिक सी के पानी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी का प्रवेश होता है। तो डिपेंड करता है, जैसे लाल सागर का बात करोगे तो वहां का पानी थोड़ी ना आपको मीठा मिलेगा, वहां पे नदियों का प्रवेश ना के ही बराबर होता है। तो जो 24 में पूछा है कि लाल सागर में क्या सीधे नदियां मिलती हैं या वहां पे नदियां मतलब अपना जल प्रवाहित करती है कि नहीं, तो इस टाइप का देख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे बात किए ना मृत सागर के बारे में। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले जल के कारण कम होती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। वहां पे वाष्पीकरण, क्योंकि उसका एरिया देखो कि बहुत ब्रॉड है ना, और भूमध्य सागर क्योंकि इतने सारे देशों के साथ बाउंड्री कम नहीं शेयर करता है, तो वहां आप देखोगे कि उच्च वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होगा और कहीं का ठंडा पानी मिलेगा, नहीं तो वो क्या होगा, नमकीन तो खारा तो होगा ही ना। और काली सागर की बात करें तो वहां पे नदियां, बहुत डिपेंड करता है ना कि नदियां कितनी ज्यादा उसमें मिल रही, और नदियों का पानी अधिकतर आप देखोगे तो मीठा ही होता है, उसके ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 डिग्री, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल में मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति कारण अधिक है। चित्र 12.5 विश्व के महासागरों की लवणता को दर्शाता है। ये चीज हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाया जाता है ना, इस आधार पे हम लोग अगर पूछेगा तो हम बता पाएंगे। देखो 37, 30, तो ये सब कौन कौन एरिया में आएगा। ये 37 ये कहाँ भूमध्य सागर का है, नहीं सॉरी, ये कहाँ का आ जाएगा, इधर अटलांटिक हो जाएगा, इधर प्रशांत हो जाएगा।
ये अटलांटिक क्षेत्र में देखो कितना अधिक ज्यादा है लवणता, 37 वाला देखो 35, इसमें बहुत लवणता वाला क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण कौन कैसे। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है कि समुद्र की स्थिति क्या। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने का बढ़ जाती है, ताजे जल के मिल जाने से घटती है। जैसे कि नदियों का मतलब अगर उसमें किस प्रकार का जल प्रवेश कर रहा है ना, तो वो जो समुद्र का तट है ना, वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसमें उसमें। अगर नदी का जल मिल रहा है तो वो मीठा हो जाएगा हल्का, है ना। और अगर फिर खारा पानी मिला तो वो अधिक खारा हो जाएगा। तो अगर पूछेगा इस टाइप का स्टेटमेंट कि जो तटीय जो जल होता है ना, उसकी अपेक्षा बीच वाला ज्यादा प्रभावित होगा कि तट वाला, क्योंकि तट में स्टार्टिंग में मिलेगा तो मीठा खारा होने का उसका ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद हम यहाँ बात करें सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद बढ़ जाती है, ताजा जल की मिलान घटती है। जैसे कि नदियों के द्वारा होता है, गहराई में लवणता लगभग नियत होती है, मतलब लगभग बराबर, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार से पानी और ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, मतलब जैसे कि वैसे। महासागरों के तटीय क्षेत्रों में गहरे क्षेत्र की लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ मतलब बढ़ती है, तथा एक स्पष्ट है जिसे हेलोक्लाइन पूछेगा तो इससे क्या मतलब है, तो गहराई के साथ मतलब क्या होता है, एक इसके बाद लवणता बढ़ती है में यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के अस्थिरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर हैं तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। तो ये चीज पूछा है। हो गया ये। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है, जो कम लवणता वाला जो जल उच्च होता है वाला जल जो है ना, उच्च लवणता घनत्व वाले जल के ऊपर जो है ना स्थित हो जाता है, मतलब कम वाले उच्च वाले के ऊपर जो है ना स्थित हो जाता है। और आगे पूछ करना है। सकता है ना। 6 बज गया है, ये चैप्टर तो खत्म हो गया है। हाँ, ये हाँ चैप्टर तो खत्म हो गया। अच्छा, उसमें आपका क्या करके आना है? आज हिस्ट्री में आपने मुगल एम्पायर स्टार्ट कर दिया है ना? हाँ हाँ कल मुगल भरी है, हाँ। हुमायूं करके अच्छा, आना है। हुमायूं। हुमायूं। हाँ बाबर हो गया। बाबर हो गया। हाँ भैया, मेरा और सिस्टम इतना दिक्कत कर रहा है ना, पता नहीं। नेट भी आजकल मेरा ना, फिर मेरे घर तरफ पूरा मौसम